हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर ली थी प्रोफेज 1 की, मियोसिस के बारे में बात कर रहे थे और प्रोफेज 1 तक हमने सारी बातें कर ली थी। अब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसके बाद मेटाफेज ऑनवर्ड्स क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझाना चाहती हूँ जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि n क्या होता है, 2n क्या होता है, c क्या होता है, 2c क्या होता है। मतलब वैसे इन जनरल आपको पता है n इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड c इज द कंटेंट ऑफ डीएनए, बट कैसे उसको देख विजुअलाइज करते हैं, कैसे उसको विजुअलाइज करेंगे ये चीज पहले समझते हैं, उसके बाद आते हैं मेटाफेज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो मैं आपको एक सेल बनाऊं, एक सेल मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने 4 क्रोमोसोम्स बनाए और इनको नंबर कर दिया 1 2 3 4 और मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि इस सेल का N और C में प्लॉइडी लेवल क्या है, 2N 2C है, 3N 3C है, NC है, क्या है। तो कैसे देखेंगे। अब आप देखिए, हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है। ईच क्रोमोसोम इज इन सिंगल कॉपी, 1 की सिंगल कॉपी, 2 की सिंगल कॉपी, 3 की सिंगल कॉपी, हर की सिंगल कॉपी है। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, N है। ठीक, ये तो हो गया N डिसाइड करने का तरीका। इसके बाद C कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम पर क्रोमोसोम देखते हैं। अब हर क्रोमोसोम में नोटिस करो कि कितना कंटेंट है। डबल कंटेंट कब होता है, जब उसकी सिस्टर क्रोमैटिड बन जाती है। अभी तो सब में नॉर्मल है, तो कैसा हो गया, N के बराबर यानी C। ठीक, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि ये सेल है, अब यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम बना रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3। ये कैसा है, अब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, यानी ये 2N है और हर क्रोमोसोम में कंटेंट सिंगल कंटेंट है, तो 2N के बराबर C है, तो 2N 2C है। दिस इज 2N 2C। अच्छा, मान लो एक सेल मैं ऐसा बना दूं, ठीक, दिस इज अनदर सेल, इसमें क्रोमोसोम है 1 2 3 और हर क्रोमोसोम की एक कॉपी, तो सेट हुआ N, लेकिन हर क्रोमोसोम में कंटेंट डबल। देखो, हर क्रोमोसोम में यहाँ सिंगल कंटेंट था, यहाँ हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही हैं, सो इट इज N के मुकाबले इट इज 2C। सिमिलरली अगर सेल ऐसा होता, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है और हर क्रोमोसोम में कंटेंट भी डबल है, तो ये है तो 2N और 2N के हिसाब से कंटेंट डबल है, यानी कि ये कैसा है, 2N 4C है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ गई। तो पहले हम N डिसाइड करते हैं और फिर N के मुकाबले देखते हैं कि हर क्रोमोसोम में कंटेंट डबल है। जैसे यहाँ N था तो N के मुकाबले कंटेंट डबल था, तो N 2C हुआ। यहाँ 2N है तो 2N के मुकाबले कंटेंट डबल है, तो ये 2N 4C हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, ये चीज आपको अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो हमारा जो पेरेंट सेल होता है, जो जिसपे हम काम कर रहे हैं, मियोसिस पढ़ रहे हैं, वो हमेशा 2N 4C होता है। अगर मैं कहूँ कि इसको आधा आधा बांट दो, ठीक, आधा एक सेल में, आधा दूसरी डॉटर सेल में, हाफ हाफ कर दो, तो अगर मैं इसको, इस सेल को ऐसा डिवाइड कर दूं, तो क्या ये फेयर डिवीजन होगा? नो। क्यों? आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पूरे एक तरफ चले गए, क्रोमोसोम नंबर 2 पूरे एक तरफ चले गए। फेयर डिवीजन क्या होगा कि एक सेल में एक क्रोमोसोम जाए और दूसरे नंबर वाला भी एक जाए। तो वैसा डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, मेटाफेज पर। तो प्रोफेज 1 में क्या क्या चीजें हुई थी, रिकॉल करने की कोशिश करिए। कंडेंसेशन शुरू हुआ था, ठीक है, पेयरिंग हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुआ था और उसके बाद एंड आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, डायाकाइनेसिस, और उसे हमने कहा था दैट इट इज अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स मेटाफेज। अब आ जाते हैं मेटाफेज 1 पे। Homologous pairs of bivalents are arranged along the equatorial line into double metaphasic plate. This is the important point. अब देखो, मेटाफेज जो आपने माइटोसिस में पढ़ा, वो काम तो होंगे ही होंगे। क्या क्या? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, देन कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus,
जो चीज अलग होगी वो सिर्फ मैंने लिखी है। क्या लिखा है वहां? सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी, अगर आपको याद हो। अगर मैं इसको माइटोसिस से कंपेयर करूं, मान लो अगर किसी सेल में 4 क्रोमोसोम होते और वो माइटोसिस का मेटाफेज होता, तो वो 4 क्रोमोसोम एक लाइन से अरेंज होते और हर क्रोमोसोम के दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती, ऐसा होता था। तो ये तो माइटोसिस का मेटाफेज है। मियोसिस में हमें नंबर हाफ करना है, तो हमने उसे पेयर में अरेंज किया। तो अगर 4 क्रोमोसोम है लाइन से अरेंज होंगे तो वो माइटोसिस का मेटाफेज है, और पेयर में डबल लाइन में अरेंज होंगे तो फिर वो मियोसिस का मेटाफेज है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि हर क्रोमोसोम का, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी एक पोल की तरफ चली जाए। तो जब जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं यानी 23 पेयर्स हैं, तो जब गैमीट बने तो ऐसा हो कि हर 23 जो पेयर हैं उसमें से एक कॉपी एक में जाए और एक कॉपी एक में जाए, तभी तो फादर और मदर का जब गैमीट फ्यूज होगा तो जो जाइगोट बनेगा उसमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो जाएगी। इस परफेक्शन को ध्यान में रखते हुए मेटाफेज में डबल इक्वेटोरियल प्लेट का बनना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द मेटाफेजिक माइटोटिक मेटाफेज। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? होमोलोगस पेयर या बाइवेलेंट का अरेंजमेंट हुआ है इक्वेटोरियल लाइन पर, और जब पेयर अरेंज हुए तो ऑब्वियस सी बात है 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनी, इसको कहते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट। और अब आप नोटिस करो कि यहाँ पर जब सिंगल इक्वेटोरियल लाइन थी, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट थी, तो दोनों तरफ अटैचमेंट हुआ था स्पिंडल फाइबर्स का। यहाँ सिर्फ एक तरफ अटैच हो पाया है पर क्रोमोसोम। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि अब अगर ये स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटी होंगी तो क्या सेंट्रोमियर पे प्रेशर पड़ेगा? नो। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों अटैच्ड ही नहीं है एक क्रोमोसोम से, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करेगा। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? ये जो पेयर है वो सेपरेट हो जाएगा, ये एक तरफ चला जाएगा, एक दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप देखो कि पूरे सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4। पोल्स पर कितने जाएंगे? 2, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू ओनली वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम्स। और आपको मैंने क्रॉसिंग ओवर वाला भी दिखाया। आप देखो कि यहाँ पे हर क्रोमैटिड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट सी लग रही है। तो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन मेटाफेज 1। अब ये जैसे ही छोटी होने लगेंगी और ये सेपरेट होंगे, वैसे ही हम कहेंगे कि क्या शुरू हो गया है? एनाफेज। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाफेज 1। तो अब बात करते हैं एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 में क्या होगा? पहली बात, क्योंकि दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स पे जुड़े नहीं हैं, तो उस सेंट्रोमियर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करेगा। उसकी जगह पर पेयर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हर क्रोमोसोम पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचेंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो शुरू हो जाएगा टीलोफेज। वही सारा जो आपने माइटोसिस में पढ़ा था, डीकंडेंस होगा, स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर करेगी, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर करेंगी। पर यहाँ डीकंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता, यानी क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। क्यों? इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए, एनाफेज 1 में क्या होगा? नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इंस्टेड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली इसी लाइन से क्वेश्चन आ जाता है नीट में और कई बार आया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट के लिए वर्ड डिसजंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, बट sister chromatids remain attached at the centromere. Separated chromosomes start moving towards opposite poles and that is the reason behind reduction in the number. अब यहाँ देखिए, ये opposite poles की तरफ जा रहे हैं, टोटल 4 हैं लेकिन opposite pole पे 2 ही जा रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है नंबर का। इसके बाद क्या होगा? टीलोफेज। जब ये पोल्स पे पहुंच जाएंगे, क्रोमोसोम रीच रिस्पेक्टिव पोल, दे डीकंडेंस बट नॉट कंप्लीटली। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो गई, स्पिंडल अपरेटस डिसॉल्व हो गया। तो हमें 2 न्यूक्लियस, 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देने लगी बाय द एंड ऑफ टीलोफेज। फिर एज यूजुअल होगी साइटोकाइनेसिस और इससे हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी। अभी मैंने आपको NC, N2C, 2N2C सब समझाया ना। अब जरा इसको देखो, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है तो कितना हुआ? N,
लेकिन क्रोमोसोम में N के मुकाबले डबल कंटेंट है, यानी N का 2C। अब अगर हम कायदे से देखें तो हमने मियोसिस क्यों कराना था? क्रोमोसोम का नंबर हाफ करने के लिए, रिकॉम्बिनेशन करने के लिए। वो दोनों ही काम मियोसिस 1 में हो गए। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन भी हो गया है, दिख रहा है आपको, पोर्शन एक्सचेंज्ड, और नंबर भी हाफ हो गया है। फिर मियोसिस 2 की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है, जरा ध्यान दो डॉटर सेल्स पे। इट इज N2C, और मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा रेशियो N/C 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन ऑफ मियोसिस 2, और इसीलिए उसको मियोसिस 2 करनी पड़ती है। अब मियोसिस 2 में उसे नंबर हाफ करना नहीं, तो N का N ही रखना है, केवल 2C से CC कर देना है। तो माइटोसिस के जैसा होता है मियोसिस 2। इट इज इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब इसको क्या करना है? अब इसको करना है दूसरा मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 2 करना है इसको। दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस, लेकिन किसी भी डिवीजन से पहले सेल तैयारी करता है, इंटरफेस करता है, तो ये फिर इंटरफेस करेगा। लेकिन अब जरा ध्यान दो, अब इसको क्या नहीं करने की जरूरत है? इसको अपना DNA डबल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी N के मुकाबले डबल है। एक बार और कर लिया तो N4C हो जाएगा, वो नहीं रिक्वायर्ड है। इसीलिए दो मियोसिस के बीच का जो इंटरफेस होता है, जिसे इंट्रामियोटिक इंटरफेस या इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उसमें सब कुछ होगा। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेंगे, बट क्या नहीं डबल होगा? DNA का कंटेंट और हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि हिस्टोन उसी को कंडेंस करने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो ये दोनों काम यहाँ नहीं होंगे, और इस वजह से इस इंटरफेस का ड्यूरेशन कम हो जाता है, उसे शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की, और उससे पहले इंट्रामियोटिक इंटरफेस की, दैट इज इंटरकाइनेसिस की। तो ये देखिए मियोसिस 1 के जो प्रोडक्ट्स थे, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट्स का मतलब द 2 डॉटर सेल्स, उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम था बट डबल कंटेंट ऑफ DNA था, यानी N2C कंडीशन थी। टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब N/C 1 करने के लिए इट हैज टू अंडरगो अनदर डिवीजन, एंड दैट अनदर डिवीजन इज मियोसिस 2। बिफोर मियोसिस 2 एक प्रिपरेटरी फेज में वो एंटर करेगा, दिस इज प्रिपरेटरी फेज, जस्ट लाइक इंटरफेस। अब क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज जो है वो दो मियोसिस के बीच का है, इसलिए इसको इंट्रामियोटिक इंटरफेस कहते हैं, या कह लो दो डिवीजन के बीच का है तो इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक, अब आएगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस एंड दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, एंड एट द एंड यू विल ऑब्टेन 4 हैप्लॉइड जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स। एक बार मैं इसको फिर ब्रीफ अप करके दिखाती हूँ। देखो, हमने जिस पैरेंट सेल से स्टार्ट किया था, पैरेंट सेल जिसको हमने क्या कहा था, मियोसाइट, वो पैरेंट सेल हमारा कैसा था, 2C, ऑलवेज ऐसा ही होगा। ठीक, अब इस पैरेंट सेल ने जब पहली बार इंटरफेस किया तो उसमें होता है एस फेज, इंटरफेस में एस फेज होता है, आप जानते हैं। तो उसमें उसका कंटेंट क्या हो गया, डबल, तो ये कैसा हो गया, 2N4C हो गया। अब जब इसने मियोसिस 1 किया तो यहां हमें क्या मिला, मियोसिस 1 से दो डॉटर सेल्स मिली, और हर डॉटर सेल के पास क्या कंडीशन हो गई, N2C। ठीक, अब इसको क्या करना है, इंटरकाइनेसिस करनी है, कर ली इसने इंटरकाइनेसिस, लेकिन ध्यान रखा कि क्या ना करे डुप्लीकेशन ऑफ DNA, क्योंकि N के मुकाबले DNA ऑलरेडी डबल है, अब और करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेगा ये इंटरकाइनेसिस के बाद, ये क्या करेगा, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। क्या होता है उसमें, क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे 2 सेल्स बनेगी, इस वाले सेल से 2 सेल्स बनेगी, N और N, हमें कंटेंट बस हाफ कर देना है, C and C। सिमिलरली इससे हमें 2 सेल्स मिलेंगी, NC, और इससे हमें सेल मिलेगी NC। तो ये हो गई 4 haploid daughter cells, and they are genetically different because of crossing over and recombination, और इनको कहते हैं meiotic products। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मियोसिस होता है। तो जरा फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि माइटोसिस के बारे में तो आप सब जानते ही हो, तो फटाफट से हम देखते हैं मियोसिस 2।
सो ये देखिए, देयर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मियोसिस 2। ये दो डॉटर सेल्स हमको मिली थी मियोसिस 1 के एंड पे। अब हमने क्या किया, इसको प्रोफेज 2 से स्टार्ट किया। क्या होता है प्रोफेज 2 में, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे मिलते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ये कंडेंस करके दिखाया ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। ठीक है, ये दोनों सेल्स में हो रहा है। नाउ दीज आर द, वो ये मियोसिस 1 की डॉटर सेल्स थी, पर इस डिवीजन के लिए ये पेरेंट सेल की तरह बिहेव कर रही है। अब क्या होगा, अब सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी। आपको अगर याद हो, अभी हमने क्या देखा था मेटाफेज 1 में कि डबल इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी। यहाँ सिंगल फिर बन रही है, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही है, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटी होंगी तो क्या होगा, सेंट्रोमियर पे प्रेशर पड़ेगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और ये सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। इसके बाद जैसे पोल्स पर पहुंचेंगी, टीलोफेज आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर कर जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व हो जाएंगे। पूरी तरह से डिकंडेंस मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, जस्ट कि आप इमेजिन कर सकें कि कैसा डिफरेंस दिख रहा है। आप देखो, चारों न्यूक्लियस को कंपेयर करो, क्या कोई भी न्यूक्लियस एक दूसरे से एग्जैक्टली मिलता जुलता दिख रहा है? नो, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस होगी और हमें 4 सेल्स मिल जाएंगी, जो कि देखिए, क्रोमोसोम, हर टाइप का क्रोमोसोम एक है यानी एन कंडीशन है, और हर क्रोमोसोम में सिंगल कंटेंट है यानी सी। तो हर सेल एन सी हो जाएगा। यहाँ पे सेल कैसा है कि हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है, लेकिन हर क्रोमोसोम में डबल कंटेंट है, तो ये N2C कंडीशन है। बट एट द एंड हमने उसे मेंटेन कर दिया, N/C रेशियो 1 कर दिया। नाउ दीज सेल्स आर स्टेबल एंड दीज आर नोन एज मियोटिक प्रोडक्ट्स। और यहाँ आकर हमारी मियोसिस खत्म हो जाएगी। तो अब हमने रिकॉम्बिनेशन भी कर दिया, नंबर भी हाफ कर दिया, सेल को स्टेबल भी कर दिया, मियोसिस यहाँ पर फिनिश। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं। नेक्स्ट लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मैं उसमें आपको बताऊंगी कि मियोसिस के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहाँ तक जो पिछले प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। इनको आप देखिए, इनको आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी आंसर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए स्क्रीन 5 सेकंड के लिए छोड़ दे रही हूँ, आप आराम से इन क्वेश्चंस को देखिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू द लेक्चर आई हैव टॉट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।